नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम नर्मदा ताप्ती जैसी महत्वपूर्ण नदियों को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दामोदर नदी को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो तीन नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, इनमें कुछ खासियत है और सिमिलरिटी वाली खासियत इनमें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि तीनों नदियां जो हैं ये भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र है, इसको हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, भारत का जो नदी तंत्र है या फिर रिवर सिस्टम है, इसको हम स्टडी कर रहे थे। और भारत के अपवाह तंत्र को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया था। एक तो हमने देखा था हिमालयी नदी तंत्र। ठीक है, हिमालयी नदी तंत्र पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक हमने देखा था प्रायद्वीपीय नदी तंत्र या फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र में ये हमने डिस्कस कर लिया है। तीन प्रमुख नदियां हमने इसमें डिस्कस की हैं। एक तो हमने गंगा नदी तंत्र को डिस्कस किया है, एक हमने यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस किया है। ठीक है, और एक हमने यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को स्टडी किया है। तो इन तीन नदियों के माध्यम से पूरा जो हिमालयी रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम है या फिर हिमालयी नदी तंत्र है, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये तीनों नदियां। अक्सर एग्जाम्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आप में से जिस किसी ने भी सीरीज में ये वीडियो नहीं देखे हैं, सीरीज को फॉलो कर लीजिए, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसमें हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक तो BOB या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ठीक है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो जैसे कि सबसे प्रमुख हो गई नर्मदा। ठीक है, एक हो गई ताप्ती, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो गई, मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, भरतपूजा हो गई, पेरियार हो गई, माही हो गई। तो इन सभी नदियों को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में कौन सी गिरती हैं, तो गोदावरी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी हो गई। तो ये सारा डिवीजन हम पहले पढ़ चुके थे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जो ये प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम नर्मदा और ताप्ती, जो दो प्रमुख नदियां हैं अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, तो इन को ही हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने हमारी इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो आप सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो पूरी हमारी सीरीज है इंडियन ज्योग्राफी की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS, UPSC, SSC, रेलवे, किसी वनडे एग्जाम की या फिर किसी स्टेट एग्जाम की, हर एक एग्जाम के फाउंडेशन के लिए सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा और अपडेट दूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो हमारी जो अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी है उनके साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल बैचेस भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और डिफरेंट आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जैसे आप कंप्लीट GS पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारा आरंभ बैच है। SSC का फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो SSC का फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं। तो एक बार हमारी एप्लीकेशन को आप विजिट जरूर कर लीजिए। मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे ज्योग्राफी के भी कोर्सेज मिल जाएंगे। तो मेरे साथ जुड़ करके आप यहाँ पर लाइव ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, देखिए हम आज से जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। एक बार अच्छे से समझा देता हूं आपको। प्रायद्वीपीय नदियों को हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई। इसमें हमने दो भाग में विभाजित किया था। एक तो जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर। अब यहाँ पर मैं एक प्रायद्वीपीय भारत का एक छोटा सा ये मैप बना दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग भारत है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा फिजिकल डिवीजन वाला पार्ट, पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला पार्ट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है।
फिर से मैं बोलूंगा, आप में से जिस किसी ने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर फॉलो कीजिए और देखिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और यहाँ पर आपको अरब सागर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी। अब कुछ नदियां जो हैं, है ना, जैसे कि नर्मदा हो गई, फिर ताप्ती हो गई, है ना, इसके अलावा मांडवी हो गई, ज्वारी हो गई, भरतपूजा, पेरियार, ठीक है, ये सब नदी, शरावती नदी हो गई, माही नदी हो गई। तो ये कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा गोदावरी हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी। तो ये कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना। और ये सभी नदियों को हम संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ठीक है। तो इनमें से जो अरब सागर में गिर रही हैं, सबसे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे और आज के लेक्चर में हम नर्मदा और ताप्ती को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और जो बच्चे सारे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो उनको तो चीजें अच्छे से समझ में आ ही जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी को डिस्कस करते हैं। तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है बच्चों? तो जो नर्मदा नदी है, ठीक है, यहाँ से हम निकाल देते हैं ये, ठीक है। ये नर्मदा नदी जो है बच्चों, ये कहाँ से निकलती है? ये मेकाल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेकाल श्रेणी से निकलती है, ठीक है। अब मेकाल श्रेणी आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में हर एक पर्वत को हमने स्टडी किया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? मेकाल। क्या नाम है इसका? मेकाल, ठीक है, मेकाल। अब ये मेकाल किसका हिस्सा है? तो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, कौन सी श्रेणी पढ़ाई है? सतपुड़ा। सतपुड़ा में मैंने आपको तीन प्रमुख श्रेणियां पढ़ाई थी इस प्रकार से, ठीक है। एक तो थी राजपीपला, ठीक है, राजपीपला, आप नोट डाउन करते जाइए जो नए बच्चे हैं। एक थी महादेव, ठीक है, एक थी महादेव और एक थी मेकाल, ठीक है। और इन सभी को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? इस पर्वत श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? सतपुड़ा, ठीक है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में आपको महाराष्ट्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश और इसका एक्सटेंशन जो है छत्तीसगढ़ तक देखने को मिलता है। तो ये तीन मुख्यतः श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी, ये इनको हम संयुक्त रूप से सतपुड़ा बोलते हैं, ठीक है, जो कि एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी का जो ये पूर्वी एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है, विस्तार है, इसको हम बोलते हैं मेकाल श्रेणी, ठीक है। तो इसी मेकाल श्रेणी से बच्चों नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी, है ना। ये कहां पर? यहाँ पर आपको अमरकंटक, अमरकंटक देखने को मिलेगा, अमरकंटक प्लेट्यू देखने को मिलेगा। और अमरकंटक जो है एक पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। अमरकंटक एक पर्यटन क्षेत्र है, काफी लोग यहाँ घूमने वगैरह जाते हैं और यहाँ से आपको दो प्रमुख नदियां निकलती हुई दिखाई देती हैं। एक तो ये नर्मदा हो गई, ठीक है, और एक आपको उत्तर पूर्वी की ओर इस प्रकार से उत्तर पूर्वी की ओर निकलते हुए दिखाई देगी, जो कि गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं सोन। क्या बोलते हैं? सोन। ये मैंने आपको गंगा नदी में डिस्कस कराई थी, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए सोन नदी निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है। क्लियर है? इतना समझ में आया? इसका उद्गम आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, अमरकंटक से निकली, है ना। इसके अलावा ये गिरती कहाँ पर है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिर से भारत का एक प्रायद्वीपीय भारत का मैप बनाता हूँ, ये, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत का मैंने मैप बनाया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आकर के गिरती है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है बच्चों, है ना, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं खंबात की खाड़ी। इसको हम क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी। बच्चों जब भी आप ज्योग्राफी का लेक्चर देखें ना, तो अपने साथ एटलस जरूर रखें, है ना। जैसे मैं आपको खंबात की खाड़ी बता रहा हूँ तो आपको अपने एटलस में इसकी लोकेशन देखनी है, ठीक है। ये पूरा अरेबियन सी है और अरेबियन सी का ही पार्ट है खंबात की खाड़ी। और यहाँ पर ही आकर के भरूच जिला है गुजरात का, यहाँ पर ही आकर के ये नदी गिरती है, ठीक है। यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी हो गई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, खंबात की खाड़ी। जिला कौन सा है? तो भरूच जिला है ना, भड़ूच जिला है गुजरात का। और यहाँ पर ही आकर ये नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती है, ठीक है। दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक तो निकल कहाँ से रही है और ये अब अल्टीमेटली इसका मुहाना कहाँ है, गिर कहाँ रही है। दूसरी बात महत्वपूर्ण, ये जब गिरती है बच्चों तो अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है ना। क्या बनाती है? एस्चुरी, ठीक है। अब एस्चुरी क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं जब हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ रहे थे। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बच्चों
एस्चुरी, एक होती है एस्चुरी, ठीक है, और एक होता है डेल्टा, एक होता है डेल्टा। बात समझ में आ गई? ये दो चीज ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नदी, ये मान लीजिए नदी है ना, ये नदी है, ठीक है, और ये अपने मुहाने में इस प्रकार से गई, और यहाँ पे कोई सागर था, वहां पर आकर के ये मिल गई, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा क्या होता है? मान लीजिए नदी आई, इसको मैं थोड़ा उल्टा बनाता हूँ, ठीक है। अब इसका ढाल यहाँ पर अपने मुहाने पर काफी मंद हो गया है ना, ये वृद्धावस्था में आ गई, और छोटी छोटी बहुत सारी वितरिकाओं में ये बढ़ गई इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी वितरिकाओं में बढ़ गई, और अपने साथ जो ये थोड़ी बहुत ये अवसाद ला रही थी, चूंकि इसकी स्पीड काफी कम है, तो इसके अवसादों को इसने यहाँ बीच बीच में छोड़ दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा। बात समझ में आ गई? ये डेल्टा है और ये एस्चुरी है। अब इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है बच्चों कि जब एस्चुरी कोई नदी बनाती है तो ये अपने मुहाने में इसकी स्पीड क्या होती है? स्पीड इसकी ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है, जबकि स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी? डेल्टा में स्पीड कम हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि डेल्टा में अक्सर नदियाँ काफ़ी लंबी दूरी तय करती हैं, ठीक है। जैसे जैसे समुद्र तल से दूरी कम, सॉरी, समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाएगी, नदी का वेग भी कम होता जाएगा, ठीक है, नदी का में जो स्पीड है, ठीक है, अवसादों को ले जाने की, वो भी कम हो जाएगी, और जब स्पीड कम हो जाएगी तो वो अपने साथ जो थोड़ा बहुत अवसाद लेकर के आई है तो उसको जगह जगह छोड़ते जाएगी, ठीक है। तो स्पीड कम हो जाती है, इस कारण से अवसादों को मुहाने पर छोड़ देती है, ठीक है, और छोटी छोटी वितरिकाओं के रूप में समुद्र में जाकर के मिलती है, ठीक है। जबकि एस्चुरी में स्पीड कम नहीं हो रही है, नदी अपने मुहाने पर काफी स्पीड से जा रही है, और जो भी अपने साथ अवसाद ला रही थी उसको सागर के अंदर ही डिपॉजिट कर रही है, ठीक है, ये बात हो गई। अब जो मैंने आपको बता चुका हूं, प्रायद्वीपीय पठार जब आपको पढ़ाया था, तो जो भी नदियां भारत की कहाँ गिरती हैं, यहाँ पर मैं एक बार मैप बनाता हूँ फिर से इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझना काफी जरूरी है, फैक्ट तो आपको हर जगह लिखे मिल जाएंगे, है ना। आप नर्मदा नदी पढ़ेंगे, कोई भी नदी पढ़ेंगे, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, कौन सी सहायक नदी है, ठीक है, किस पर्वत के बीच में बहती है, सब आपको हर जगह पढ़ने को मिल जाएगा, पर आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्या बता रहा था मैं, कि यहाँ पर जो नदियां गिरती हैं ना, ये वाली नदियां क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, मतलब जो अरब सागर में गिरती हैं जो भी नदियां, ये एस्चुरी बनाती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। उसका रीजन समझिए आप, ठीक है। यहाँ पर एक वेस्टर्न घाट पर्वत मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक, यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट से ही नदियां निकलती हैं। अब पहले समझिए कि जो नर्मदा, ठीक है, और ताप्ती नदी है, इनका एस्चुरी बनाने का रीजन क्या है? क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। अब भ्रंश घाटी का मतलब ऐसे समझिए, एक बहुत बड़ी घाटी है, मतलब कुछ ऐसा ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ये नदी प्रवाहित हो रही है, मतलब ये यहाँ से आपकी ओर ये नदी आ रही है किसी भ्रंश में, किसी भ्रंश में गहरे गर्त में कोई नदी बह रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है स्पीड में बहेगी, ठीक है। इसको मैं एक ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि नाली आपने देखी होगी, है ना, तो नाली में जब पानी होता है तो काफी तीव्र गति से बहता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये जब घाटी में कोई नदी बहेगी, भ्रंश घाटी में बहेगी, तो एक उसके पास गड्ढा है बहने के लिए, तो काफी तीव्र गति से ये प्रवाहित होती है, ठीक है। तो अपने मुहाने तक ये काफी स्पीड से प्रवाहित होती है, इस कारण से ये नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं। इसके अलावा जैसे कि मांडवी हो गई, ठीक है, ज्वारी हो गई, शरावती हो गई, भरत पूजा हो गई, पेरियार हो गई, ये वेस्टर्न घाट पर्वत से निकलती हैं, है ना, ये वेस्टर्न घाट माउंटेन है, यहाँ से निकलती हैं, काफी वेग के साथ निकलती हैं, और बहुत थोड़ी सी दूरी तय करती है। देखिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं करती, जब बहुत कम डिस्टेंस तय करेंगी तो अपने साथ अवसादों का अपरदन भी कम करेंगी, अपने साथ अवसादों को भी कम ले जाएंगी, है ना। और बहुत कम समय में ये कहाँ, अरब सागर में गिर जाती हैं, तो इनका स्पीड भी कम नहीं होती, अवसाद भी कम है, तो ये इस कारण से एस्चुरी का निर्माण करते हैं। जबकि अ, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, जैसे कि गोदावरी हो गई, ठीक है, इसके अलावा कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, महानदी, अब ये क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार की ढाल के साथ इस ओर, ईस्ट की ओर प्रवाहित हो रही हैं, काफी लंबी दूरी तय करती हैं। जब लंबी दूरी तय करेंगी तो अपने साथ अवसादों को भी ज्यादातर लेके आएंगी, तो अपने मुहाने पर आते आते ये क्या हो जाती है, इनकी स्पीड काफी मंद हो जाती है ना, और यहाँ पर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा काफी फेमस है, ठीक है। तो ये इनका अंतर थोड़ा सा बच्चों याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, याद रखिएगा, क्लियर है। अब जो नर्मदा नदी है बच्चों, ये किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पर सबसे पहली बात मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, और इसके अलावा गुजरात राज्यों में ये प्रवाहित होती है।
और सर्वाधिक जो सफर ये तय करती है ये मध्य प्रदेश राज्य में ही तय करती है ना, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है और भारत की 5th लॉन्गेस्ट रिवर है, 5वीं सबसे लंबी नदी है। इससे बड़ी कौन-कौन सी हैं? तो एक तो यदि आप देखेंगे तो गंगा सबसे बड़ी नदी हो गई, ठीक है? 2525 इसकी लेंथ है समथिंग। फिर गोदावरी लगभग 1465 इसकी लेंथ है। फिर कृष्णा जाती है 1401, ठीक है। इसके अलावा यमुना लगभग 1365 है और उसके बाद आती है नर्मदा, इसकी जो लेंथ है लगभग 1312 किलोमीटर है। कितनी है? 1312 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको हर जगह लिखे मिल जाएंगे तो आपको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई बहुत विशेष नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। तो याद रखना है कि भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, तो ये तो ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अरब सागर में गिरने वाली, है ना, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। लिख रहा हूं मैं, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो अभी हमने डिवीजन किया था, कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर में जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदी गिर रही हैं, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। सेकेंड नंबर पर आती है ताप्ती। अब इसको सिंधु को आपको यहाँ पर ऐड नहीं करना है ना, कि सिंधु क्या है? हिमालयी नदी। अभी हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ओवरऑल 5वीं सबसे लंबी नदी है। यदि ऐसा आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा नदी का कौन सा स्थान आता है, तो चौथा स्थान, चौथा नहीं सॉरी, तीसरा स्थान आ जाएगा। गोदावरी कृष्णा के बाद तीसरे नंबर पर नर्मदा आ जाएगी, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, है ना, क्योंकि आजकल घुमा के ही क्वेश्चन आते हैं। यदि आप डायरेक्ट सोच लो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे तो ऐसे नहीं आता है ना। थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी हर चीज में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो 3 राज्यों में बहती है, इसकी लंबाई हमने डिस्कस कर ली। सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है ये कहाँ पर तय करती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में ही ये तय करती है। ये आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। इसके उत्तर में यदि आप देखेंगे, इसके नॉर्थ में यहां पर, ठीक है, ये कुछ मैंने आपको पर्वत बना दिए, ठीक है। तो ये जो पर्वत है इसको हम बोलते हैं विंध्यन पर्वत, ठीक है। विंध्यन माउंटेन या फिर विंध्यन पर्वत, ठीक है। और साउथ में यदि आप देखेंगे तो साउथ में आपको पर्वत देखने को मिलेगा। एक साउथ में आपको पर्वत देखने को मिलेगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा, इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से मल्टीपल टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है, वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है? किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है? तो जो नर्मदा नदी है बच्चों, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में प्रवाहित होती है। विंध्याचल जो पर्वत है किस माउंटेन का एग्जाम्पल है? कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो सतपुड़ा है वो भी किस माउंटेन का एग्जाम्पल है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उत्तर में विंध्यन पर्वत है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, और इन दोनों माउंटेन्स के बीच में भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में ये प्रवाहित होती है। अब रिफ्ट वैली क्या होती है इसको भी जरा आप समझ लीजिए, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं। रिफ्ट वैली क्या होती है? एक मैप होगा मेरे पास, मैप की ओर देखिए, मैप, ठीक है। रिफ्ट वैली क्या होती है बच्चों? ये कोई भूभाग है, ठीक है, ये कोई भूभाग है, ठीक है। एक मिनट रुकना है ना, इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर लेते हैं इधर पे। और ये देखिए कोई एक भूभाग है ना, ये एक भूभाग है, ये, ठीक है। अब क्या हुआ, इस भूभाग में यहाँ पर दो दरारें पड़ी, ठीक है। इस भूभाग में यहाँ पर फॉल्ट पड़े या फिर दरारें पड़ी, ठीक है। और दरारों के चलते ये वाला पार्ट इस साइड मूव हुआ, ये वाला पार्ट इस साइड मूवमेंट हुआ, ठीक है। जब ये अपोजिट साइड में मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, कुछ इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है ना, इसको ऐसे समझिए, ये ऐसे था, ये ऐसा पार्ट था, ठीक है। और ये नीचे की ओर मूवमेंट हुआ इसका, है ना। तो कुछ इस प्रकार से संरचना यहाँ पर ये बन जाएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ही था, इसको ऐसे ही मानिए, थोड़ा सा इस प्रकार से इसका नीचे मूवमेंट हो गया। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का की संरचना बन जाएगी, ठीक है।
और इसको ही हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, और इसको ही हम बोलते हैं भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली। ठीक है, अब यहाँ पर यदि कोई नदी प्रवाहित होने लगी तो उसको हम बोलेंगे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां। और इसी प्रकार से नर्मदा ताप्ती दो नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और एक और नदी है दामोदर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में भी आपको बताऊंगा। तो ये सारी नदियां, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस कर लिया? अनूपपुर, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर जहाँ से निकल रही है। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक मेकाल श्रेणी से निकल रही है, भड़ोच जिला गुजरात में गिर रही है, एश्वरी बनाती है अपने मुहाने पर, खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा मेकाल सॉरी विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण शहर भी स्थित हैं, जैसे कि आप एक नोट डाउन कर सकते हैं, जबलपुर, है ना। यहाँ पर आपको जबलपुर देखने को मिलेगा। जबलपुर एक प्रमुख शहर है, कहाँ का? इसको संस्कार धानी बोला जाता है, मध्य प्रदेश की। तो जबलपुर इसके किनारे स्थित है। एक आपने सुना होगा यहाँ पर ओंकारेश्वर ना, ओंकारेश्वर, ठीक है। ओंकारेश्वर बच्चों एक ज्योतिर्लिंग है, एक महेश्वर भी इसी के किनारे है ना, यहाँ पर महेश्वर भी लिख देता हूँ, ओंकारेश्वर महेश्वर, ठीक है। ओंकारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग देखने को मिलते हैं, तो ओंकारेश्वर, ठीक है। और एक आपको देखने को मिलता है महाकाल, है ना, जो कि कहाँ पर है? उज्जैन में है। महाकाल जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, और जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये नर्मदा नदी के किनारे है। एक महेश्वर है, इसको हम अहिल्या नगरी भी बोलते हैं। तो महेश्वर भी इसी नदी के किनारे है और जबलपुर भी इसी नदी के किनारे। ये कुछ प्रमुख शहर हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा जबलपुर के पास ये जो बच्चों नदी है ना, जबलपुर के पास ये जो नदी है, ये संगमरमर की चट्टानों के मध्य, संगमरमर की चट्टानों के मध्य में प्रवाहित होती है। और यहाँ पर ही आपको धुआंधार, यहाँ पर आपको धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? जबलपुर के पास भेड़ाघाट नामक स्थान है, एक आउटर में, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों के मध्य में नर्मदा नदी बहती है, व्हाइट संगमरमर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ही आपको धुआंधार वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। इसके अलावा कपिल धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात, ये आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक सहस्त्र धारा जलप्रपात है, इसी नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको याद रखना है नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट बताए हैं मैंने, आपको याद रखना है। अगली नदी को हम डिस्कस करते हैं, ताप्ती नदी, ठीक है। सॉरी, अगली नदी जो है बच्चों वो है ताप्ती, ठीक है। अगली नदी कौन सी नदी है? ठीक है, अगली नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? एक बार हम पहले नर्मदा को बना देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए नर्मदा को हमने फिर से बना दिया, ठीक है। यहाँ पर सतपुड़ा था, ये सतपुड़ा है, ठीक है। सतपुड़ा रेंज हो गई, कलर चेंज कर देते हैं इसका, एक काम करते हैं, ये सतपुड़ा रेंज हो गई, ठीक है। इसी सतपुड़ा रेंज से निकलती है एक और नदी जिसको हम बोलते हैं ताप्ती, ठीक है। ये हो गई ताप्ती नदी। ताप्ती नदी में बच्चों यहाँ पर बैतूल नामक एक जगह है, ठीक है। बैतूल मुल्ताई से निकलती है, बैतूल मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। कहाँ से? बैतूल मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। और ये भी कहाँ गिरती है? ये भी वहीं पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में जाकर के ये अपना जल विसर्जित करती है अरब सागर में, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहाँ बहती है? तो ये भी, ये एक तो सतपुड़ा हो गया ये, ठीक है, ये सतपुड़ा होगा। और इसके दक्षिण में आपको अजंता देखने को मिलेगा, अजंता श्रेणी। कौन सी? अजंता श्रेणी देखने को मिलेगी। तो सतपुड़ा और अजंता, अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो अजंता और सतपुड़ा के मध्य में ये प्रवाहित होती है। इसकी टोटल लेंथ की यदि आप बात करेंगे तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर लंबी ये नदी है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? ताप्ती नदी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको सूर्यपुत्री नाम से भी जाना जाता है। सूरत शहर जो है इसके किनारे स्थित है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, अभी हम थ्योरी थोड़ा सा मैं आपको आपके सामने आज लाया हूं, तो उसमें भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बैतुल मुल्ताई से निकलती है ये, प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नर्मदा। नर्मदा सबसे लंबी है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, महत्वपूर्ण है। सूरत इसके किनारे है, भुसावल इसके किनारे है, बुरहानपुर इसके किनारे स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ यहाँ पर थ्योरी भी आपको बता देता हूँ। देखिए दोनों नदियों का यहाँ पर
पूरा ये मैप है, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अमरकंटक अनूपपुर से नर्मदा नदी निकली है, ठीक है, ये इस प्रकार से। हाँ, इसके अलावा नर्मदा में एक पॉइंट बताना भूल गया मैं, यहाँ पे नर्मदा नदी पे हम चलते हैं। इसकी जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है ना बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, होशंगाबाद के पास आकर के मिलती है तवा। तवा इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, पचमढ़ी। पचमढ़ी याद आ रहा होगा, महादेव पर्वत में है, एक हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। धूपगढ़ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। तो यहाँ से ही निकलती है और इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। और किस साइड की सहायक नदी है, तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है ना, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। देखिए, ये देखिए तवा नदी इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ओंकारेश्वर, महेश्वर इसके किनारे हैं। बैतूल मुल्ताई से ये ताप्ती नदी निकल रही है। भड़ूच जिला में ये नदियां गिरती हैं, ठीक है। सारी चीजें वही हैं जो मैंने आपको समझाया। देखिए संगमरमर की चट्टानों के मध्य में ये भेड़ा घाट के पास ये जबलपुर रीजन में ये नदी प्रवाहित हो रही है। ये रिफ्ट वैली में प्रवाहित हो रही है ना, ये धसा हुआ पार्ट है, यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, ये पूरा संगमरमर की चट्टानों में ये प्रवाहित होती है। कुछ नर्मदा नदी में ये प्रमुख डैम भी हैं, देख लीजिए, सरदार सरोवर हो गया, इंदिरा सागर हो गया, महेश्वर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, बरगी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। ताप्ती नदी की यदि हम बात करें तो पूर्णा, बाघूर, ये सब इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पूर्णा, बाघूर, बोरी, गिरना, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ये दिमाग में रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा गुजरात का काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र जो है वो भी ताप्ती नदी के किनारे है। इसके अलावा सूरत, बुरहानपुर, भुसावल, बैतूल इसके किनारे देखने को मिलते हैं। काकरापारा और उकाई डैम जो कि सूरत में है, इसी के किनारे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण नदी है ना, ये आप समझ गए होंगे, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्ट तो आप पढ़ ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है बच्चों दामोदर। अब मैंने इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि ये अल्टीमेटली गंगा नदी तंत्र या फिर हुगली की सहायक नदी है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अब हम तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ रहे थे, तो ये यहाँ से यहाँ पे कहाँ से आ गई? तो ये इसलिए यहाँ पर आ गई क्योंकि ये जो नर्मदा ताप्ती है बच्चों, ये भ्रंश घाटी में बहती है ना, दो नदियां, ये पश्चिम की ओर बहती हैं इस प्रकार से। और तीसरी नदी है भ्रंश घाटी में बहने वाली दामोदर, ठीक है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहती है, झारखंड वेस्ट बंगाल में बहती है, और हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली किसकी वितरिका है, तो गंगा की वितरिका है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के मिलती है। तो कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड के छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है ये, हावड़ा के निकट जाकर के हुगली में मिल जाती है। लगभग 592 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा झारखंड पश्चिम बंगाल के मध्य में बहती है। और इसकी सहायक नदियों में कोनार और बराकर नदी है, आपको याद रखना, ठीक है, कोनार, बराकर। और स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना जो थी 1948 में तैयार हुई थी, और जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसी नदी की घाटी में ये परियोजना स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस नदी को झारखंड में देवनद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एकदम से बाढ़ आ जाने के कारण से बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है ना। जब से लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना बनी है तो बाढ़ काफी कम हो गई है, आपको याद रखना है। लेकिन पहले ये बाढ़ से इसके कारण इससे काफी ज्यादा बाढ़ आती थी, इस कारण से इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा भारत की प्रमुख कोयला और अभ्रक, अब चूंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू से बहती है तो मिनरल रिसोर्सेज, खासतौर पर कोयला, कोल्ड रिसोर्सेज जो हैं इसकी घाटी में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो परियोजना है अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाई गई है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बच्चों तीन महत्वपूर्ण नदियां हमने पढ़ी हैं, आपको याद रखना है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम जो अरब सागर में गिरने वाली कुछ अन्य नदियां हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फटाक से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो नर्मदा भी होती है, ताप्ती भी होती है और दामोदर भी होती है। तो उपरोक्त सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। इसका हालांकि सही क्वेश्चन ये होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा इसका सही आंसर होगा। और अकॉर्डिंग टू, यदि आप ऑप्शन भी देखोगे तो नर्मदा ही इसका आंसर होगा। कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य में प्रवाहित होती है? तो ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आया है, तो भैया ये नर्मदा नदी है। ताप्ती नदी जो है ये किसके मध्य में प्रवाहित होती है? तो ये सतपुड़ा और अजंता के मध्य में प्रवाहित होती है, ठीक है। सूरत किस नदी के किनारे? तो भैया ताप्ती नदी या फिर तापी नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में इसकी नींव रखी गई थी।
अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो भैया नर्मदा का होता है और सोन का होता है, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल, मुल्ताई, सतपुड़ा से निकलती है। ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको आना चाहिए, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है। चलिए, पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली है ना, पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी में। ठीक है, तो दोनों नदी बहती हैं, बी और सी। जो ये पूर्व में बहती है, ईस्ट में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती भी गिरती है, माही भी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है भैया, तीनों गिरती हैं। ठीक है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो भैया दामोदर हुगली, हावड़ा के निकट हुगली में जाकर के मिलती है। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, तो आई थिंक आपको जो आज मैंने नदियां पढ़ाई हैं समझ में आई होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं बच्चों, अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं वो सभी याद रखना है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचे। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।